स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज का शब्द आप मान लीजिए इशारा। इशारे कई तरह के होते हैं। आप देखिए जितने भी संबंध आप इमेजिन कर सकते हैं, बाप बेटों के बीच में, माँ बेटी के बीच में, बहू सास के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, इशारों की भाषा होती है और सामने वाला इशारा समझ जाता है। अगर आम समझ में हम बात करें तो जब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं ऑल द बेस्ट बोल रहा हो सकता हूँ, या थम्स अप कर रहा हो सकता हूँ, और या फिर मैं आपको अंगूठा दिखा रहा हो सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर दूँ तो विक्ट्री का सिंबल है। और दूसरी बात तो आप जानते ही हैं, जो कि 2 नंबर से जुड़ी हुई है। तो इशारे अपने पीछे बहुत कुछ बयां कर रहे होते हैं, लेकिन उसे समझना बेहद ज़रूरी होता है। आज एक ऐसा ही इशारा कांग्रेस की मेगा रैली में देखने को मिला। अब उस इशारे के क्या मायने हैं, क्या नहीं, और अन्य खबरें क्या इशारा कर रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। हर बार की तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी जुड़ रहे हैं, और मनोज भी जुड़ रहे हैं। राहुल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन था जब जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस के दिग्गज एक एक कर पहुंचे। जाहिर तौर पर सभी ने बारी बारी से संबोधित भी किया। अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे। अब अमूमन होता क्या है ना कि टाइम फ्रेम होता है, तो आपको बताना होता है कि भाई ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लें या जल्दी कर लें, दूसरे को जल्दी है। तो उसमें पोडियम के पास कोई आएगा धीमे से, और वो ऐसे कि भाई हो गया, थोड़ा सा जल्दी कर लो करके हट जाएगा, या फिर वो इशारा कर देगा, घड़ी दिखाएगा, घड़ी दिखा रहे। आज बार बार समय का इशारा अशोक गहलोत को किया गया। अब समय का इशारा या तो ये कि या तो समय बीत रहा है, या फिर समय बीत रहा है, या फिर समय पूरा हो गया है या फिर उस समय के साथ ही जोड़े तो बहुत हो गया है ना। अब इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। अब उन इशारों का मतलब क्या था ये बेहतर कांग्रेसी जाने, और जिनको इशारा किया गया था वो जाने। हमारा काम मायने निकालना है, हम निकालते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कोई बड़ा नेता है उसको बोलने की आदत होती है, और जब बड़े लंबे समय के बाद में उसको इतना बोलने का मौका मिल रहा होता है फिर वो रुकते नहीं हैं। आज मंच बड़ा था हर व्यक्ति का, और हर बड़े नेता का मन था कि वो बोलें, लेकिन पीछे जो कतार में नेता थे वो उससे ज़्यादा बड़े थे और तब क्या होता है, आपकी जो भी भाषण होता है उसको कट शॉर्ट करना पड़ता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद कोई गफलत हुई। वैसे गहलोत इन सब चीज़ों को लेके बड़े प्रिसाइज हैं, बहुत समझदार हैं, उनको पता है कब कितना कहाँ बोलना है। आज वो चाह रहे होंगे कुछ ज़्यादा बोलना, लेकिन दूसरों का नंबर आना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए इशारा किया गया। जबकि यही चेहरे गहलोत साहब जितना चाहते हैं उतना बोलने दिए हैं जब वक्त रहा है। अ, देखिए वक्त तो ऐसा भी था जब जब वक्त ही वो थे, है ना। ऐसा 3 मर्तबा समय रहा है जब वक्त ही वो थे, और राजस्थान में तो कम से कम कांग्रेस का वक्त वही रहे। और एक समय जब ऐसा लगा कि ये वक्त बीत सकता है, तब भी उन्होंने उस वक्त को जाने नहीं दिया हाथ से, उन्हें पकड़ के रखा है इतना टाइट कि वो वक्त हाथ से उनके निकल नहीं पाया। आज वक्त का इशारा सही है ये बात आपकी कि ये कुछ इशारा कर रहा है कि वक्त के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो बदलता है, उसका बदलाव होता रहता है। अगर वो ख़राब भी होगा तो फिर वो ठीक भी हो सकता है। गहलोत ने ऐसे वक्त कई बार देखे हैं, इतनी बुरी स्थिति में पार्टी को देखा है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट ये वक्त के वही खिलाड़ी और वही जादूगर हैं कि वो बाउंस बैक कैसे कर जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ये तो असंभव था, ये कैसे कम बैक हुआ। तो गहलोत वो करना जानते हैं, और कई बार वक्त भी उनके साथ रहता है, यानी कहना चाहिए किस्मत भी उनके साथ रहती है। अच्छा, एक चीज ये तो तय है कि देखिए, जब पहली बार सीएम बनाए गए तब उनका कोई उतना सरकार आने में योगदान नहीं था, पर वो सीएम बनाए गए। तय था परसराम मदेरणा। परसराम मदेरणा का नाम लगभग आप तय मान लीजिए। अब कई बार गहलोत के साथ तो ऐसा हुआ तो कहने का मतलब ये है कि उस समय कांग्रेस को सत्ता में गहलोत नहीं लाए थे, बिल्कुल उस समय, और ना ही 2008 में लाए थे, और न ही 2018 में लाए लाए थे। 2008 में मुझे याद है दिसंबर का पहला पखवाड़ा था, और मैं और एक समाचार चैनल में मैं और जेपी सर साथ में बैठे हुए थे। शाम होते होते हम दोनों ने लगभग ये कह दिया था रिजल्ट आते आते कि सीपी जोशी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन सीपी जोशी वो 1 वोट से चुनाव हार गए। मतलब हर जगह ये निचोड़ था, मान लिया गया था, ये चीज़ ओपन सीक्रेट थी। पर मुख्यमंत्री कौन बना? अशोक गहलोत। दूसरा, जब समय आया लगभग सब लोग मान चुके थे कि यार इस बार सचिन पायलट। मुख्यमंत्री कौन बना? अशोक गहलोत। पहली बार 1998 में सब मान चुके थे मई कि जो अगर कोई बनेगा तो कौन बनेगा। उस समय मदेरणा से बड़ा कोई नाम नहीं था, और जाट अगर मुख्यमंत्री तब बन सकता था तब बन सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? अशोक गहलोत। तो वक्त के साथ
कांग्रेस, हाँ, अब देखिए, बाजीगरी और जादूगरी वो इसीलिए है कि किसी को समझ में ना आए। मतलब हाथ आंखों का धोखा है, आप इल्यूजन उसे कह सकते हैं, बनाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि कभी भी आला कमान ने बैठकर ये नहीं सोचा कि आपके सीएम रहते हुए आप कभी पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं ला पाए। हालांकि बहुत से चेहरे हैं जो ऐसा कर पाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, या एक वक्त अगर हम कांग्रेस में ही खोजने की कोशिश करें तो शीला दीक्षित दिल्ली में जिस तरह से बार बार अपने चेहरे पर लेकर आ रही थी। अशोक गहलोत वो स्टेचर नहीं हासिल कर पाए, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे प्रमुख डिमांड में बने रहे पार्टी में। और आज उनको कहा गया कि टाइम कट करो। एक शेर याद आ रहा है, एक लाइन जरूर सुनाओ। इरशाद, हम सब सुनेंगे। वो वक्त गुजर गया जब तुम्हारी हसरत थी हमें। अगली लाइन नहीं सुनाऊंगा। नहीं, आपका निजी शेर है। तो कह सकते हैं, जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा था जब मैं कुछ कहता हूं, मैं कुछ बोलता हूं तो उसके अपने मायने होते हैं। अब वही मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो खुद कहते थे तो उसके मायने होते थे, अब उनको रोका जा रहा है, पार्टी के द्वारा रोका जा रहा है, तो उसके भी ये मायने हो सकता है। कतार में जो और भी लोग बैठे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, उनको बोलने का मौका दिया जाए। साथ ही जिस तरह से न्याय पत्र जो जारी किया है, इस बार पहला मामला है जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र की जगह न्याय पत्र जारी किया है, तो उसके बारे में जो वहाँ पर लोग आए हैं सुनने के लिए, हो सकता है वो उनको इसी वजह से रोका जा रहा हो कि वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो न्याय पत्र जारी किया गया है उसकी बारीकियां हैं जो आम जनता तक पहुंचाई जा सके। कौन सा न्याय पत्र जो कल ही लॉन्च हो चुका है? नहीं, कल लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो एक तरह से कैसे, अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज मैं भी जोड़ देता हूँ लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि पार्टी ने सबसे पहले तो ये कहा कि पहली बार, चूंकि मैनिफेस्टो पब्लिक की बात करता है, इसलिए उसको हम पब्लिक के बीच में लॉन्च करेंगे। और तब मैंने ये सवाल पूछा था कांग्रेस प्रवक्ताओं से कि भाई पब्लिक के बीच में आप लॉन्च करने वाले हैं, मतलब वो दिल्ली के कमरों में तो लॉन्च नहीं होगा? बोले नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर दिल्ली के उन कमरों में मीडिया को बुलाकर आपने लॉन्च किया, और आज आप कह रहे हैं कि उसे हमने पब्लिक के बीच में लॉन्च किया। ये 2 बार की लॉन्चिंग, एक ही चैनल 2 बार किन हालात में लॉन्च होता है आपको पता है? देखिए, इससे कहते हैं रीलॉन्चिंग, और कांग्रेस में रीलॉन्चिंग होती रही है लोगों की भी होती रही है। तो कांग्रेस अच्छे से जानती है रीलॉन्च कैसे करना है, शायद उनके प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो रीलॉन्च कर रहे हैं। अभी यहाँ कर रहे हैं, अब अलग अलग स्टेट्स में जाकर के इसको रीलॉन्च करेंगे। इस चीज़ को समझाने मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस ने ऐसा समझा है कि इसको हम बार बार एक ही बात को कह के लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। मुझे लगता है अगर वो दिल्ली में कर दिया तो उसके बाद में अब इसको बार बार न्याय डॉक्यूमेंट, न्याय पत्र, नाम भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखा है इस बार। अब इस न्याय पत्र को बार बार लॉन्च करने से कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं बन जाएगा। अगर आपने कह दिया एक बार, लोगों के समझ में आ गया, वो छप गया, जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि किसी भी तरह से जब भी किसी का घोषणा पत्र आता है किसी पार्टी का, उसका बहुत ज़्यादा मायने और बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ में आम वोटर नहीं लेता। कौन पढ़ के जाता है कि मैं घोषणा पत्र पढ़ के जा रहा हूँ और अब मैं 2 घोषणा पत्र पढ़ूंगा, देन आई विल गो टू वोट? कोई करता है ऐसा? नहीं करता है। घोषणा पत्र एक रवायती चीज़ें हैं जो की जाती हैं। उस घोषणा पत्र को इतना बड़ा बना देना, मुझे नहीं लगता कि ये उस मंच का। 2019 में भी कांग्रेस एक अच्छा वादा लेकर निकली थी किसानों से जुड़ा हुआ, और उसका हश्र क्या, वो वादा बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यही है कि पार्टी इनडिसाइसिव हो रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मनोज, क्योंकि आप देखो, आपने कहा था हम जयपुर से ही लॉन्च करेंगे। ये कितना बड़ा मैसेज होता कि एक पार्टी दिल्ली से निकलकर किसी राज्य की एक राजधानी से अपने नेशनल मैनिफेस्टो को जारी करने वाली है, वो भी जयपुर से। राजस्थान हमेशा से कांग्रेस के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह रहा है जो आपको किसी भी हालात में बचा सकता है। आपकी इनडिसाइसिवनेस है, और ऊपर से तुर रहा ये कि आज आपने रीलॉन्च किया, राहुल गांधी नहीं आए। बिल्कुल, देखो चुनाव का समय है, राहुल गांधी नहीं आए, हो सकता है उनका कहीं और का दौरा रहा हो। लेकिन यहाँ जब बात की जाए, जो आज इशारा हुआ है खास करके अशोक गहलोत के लिए, इससे पहले भी इशारे हुए हैं, और उन इशारों के बारे में भी अच्छी तरह से सभी पूरी जनता प्रदेश की जानती है। कई बार इशारे हुए, चाहे वो शांति धारीवाल के घर पे हुए हों या सचिन पायलट के लिए हुए हों, तमाम जो इशारे पूर्व में भी होते आए हैं, और अभी भी ये जो इशारा हुआ है, इसका भी जो बात है निकल कर आएगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कल भी एक इशारा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि क्रोडीलाल मीणा को किया गया था। उस पर भी चर्चा एक होनी चाहिए कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे खास करके, आपके हिसाब से? हाँ, उसको उस इशारे को अगर समझा जाए तो जिस तरह से क्रोडीलाल मीणा खास करके इन चुनावों में सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको ये कहा गया हो
कि भाई सक्रिय हो और लोकसभा चुनावों में बिल्कुल जुट जाओ। और एक नई बात उन्होंने इशारों में ये भी कही थी, जिस मुद्दे पर कल भी चर्चा हुई थी, कि सभी का मेरी सभा में आना जरूरी नहीं है, केवल एक कार्यकर्ता यहाँ पर मिल जाए। किरोड़ीलाल मीणा के साथ दुविधा क्या है कि वो जब बहुत एक्टिव हो जाते हैं तो पार्टी को ऊपर से कहना पड़ता है पार्टी से ज्यादा एक्टिव हो गए हो, इसलिए थोड़ा सा अपना एक्शन कम करो। एक्टिव होना पड़ेगा। एक दिन तो ऐसा आने वाला है, दौसा में बहुत बड़ा रोड शो प्लान्ड है, तब प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करने वाले हैं दौसा में। मुझे प्रिसाइज डेट मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अभी 3-4 दिन के अंदर ये रोड शो होने वाला है। तब आपको किरोड़ीलाल मीणा एक्सट्रीमली इन्वॉल्व दिखाई देंगे, एक्टिव दिखाई देंगे। इनडिसाइसिव दिख रही है बिल्कुल। जहाँ तक लॉन्चिंग का ताल्लुक है, आपने कहा राहुल गांधी नहीं थे, अभी पता नहीं, मुझे शायद मनोज जी बता रहे थे एक साथ 2 रीलॉन्चिंग्स नहीं हो सकती, इसलिए एक ही चीज को रीलॉन्च किया गया। अमूमन रीलॉन्च होता है तो लगता है ना कि पहले में क्या कमी रह गई थी, ये तो बता दो। खैर, चूंकि बात इशारों की हो रही है, राहुल का नहीं आना भी एक बड़ा इशारा हो सकता है, लेकिन उस पर चर्चा फिर कभी, क्योंकि हम ये भी देख लें कि ये जो दूसरी जगह भी जो लॉन्च होना बाकी है ना अभी न्याय पत्र का, क्या वहां राहुल गांधी जाते हैं? हालांकि चुनावों के बीच में इस तरह के इवेंट्स में राहुल गांधी का नहीं आना अपने आप में कोई अच्छा मैसेज। बड़ा सियासी घटनाक्रम है। राहुल गांधी पोस्टर बॉय हैं, राहुल गांधी के चेहरे पर ये चुनाव। पोस्टर बॉय भी कैसे? आप देखो न्याय पत्र का जो फ्रंट पेज है, आप उसमें देखोगे खड़के है और राहुल है। राहुल किस हैसियत से हैं? खड़के तो अध्यक्ष हैं भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल किस हैसियत से हैं? अब बिल्कुल देखो स्वप्निल, इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि कांग्रेस ये मान के चल रही है कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो खोना था कांग्रेस ने वो खो दिया। अब कुछ पा सके, मतलब कुछ में से ना कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है, सब कुछ भी हो सकता है। मैं ये मानता हूँ मनोज कि अगर कुछ पाना हो तो आपको पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। इस उम्र में आप देखिए नरेंद्र मोदी कितनी एनर्जी के साथ में हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी आपकी पहली रैली हो रही है राजस्थान में, और आपका घोषणा पत्र आने के बाद में पहली सभा है वहां आप। जबकि आप आराम कर चुके हो, आप वो यात्रा निकालने के बाद, वो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 आपने निकाली, उसके बाद आराम कर चुके हो। तो फिर आपकी एब्सेंस क्यों? इतना बड़ा मंच, सबसे ज्यादा पार्टी को अगर किसी की जरूरत थी तो वो उनकी जरूरत थी, उनका चेहरा होना चाहिए था। वो एब्सेंट क्यों थे, ये पार्टी को खोजना पड़ेगा। और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं थे साहब आप? और क्या क्योंकि वो उस पोस्टर पे 2 लोगों की, आप कह रहे हैं ना फ्रंट पेज पे 2 लोगों की फोटोग्राफ है, तो क्या वो पहली फोटोग्राफ वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप क्यों नहीं थे? बीजेपी में तो कई बार पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या वो पूछे जाने की? कुछ लोग से इतना बच रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास की फर्स्ट वोट अपील लोकसभा चुनावों के लिए आप अगर खोजेंगे तो आपको सोशल मीडिया पर नजर आएगा कि जितने चेहरे हो सकते थे सबको बॉक्सेस में डाल दिया कि एक भी छूट ना जाए। क्योंकि सवाल उठता है ना कि वो छूट गया, वो छूट गया। नहीं नहीं, उसमें सब है, ऐसा कोई नहीं है जो उसमें नहीं है। और न्याय पत्र में INDIA का जितने भी सहयोगी दल है उनका ना सिंबल है ना चेहरा है। अब आप उसे लाख कहिए कि हमारा कॉमन घोषणा पत्र है, लेकिन जब आपने ऊपर हाथ लिख दिया और 2 तस्वीरें छाप दी, उसके बाद वो विशुद्ध कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो है, वो INDIA का मैनिफेस्टो किसी भी हालत में इशारा कर ही नहीं रहा है। बहरहाल इशारे को ही आगे बढ़ाते हैं। इसी न्याय पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तो जिस वक्त घोषणा पत्र जारी हो रहा था उस वक्त वो प्रचार में बिजी थे, हो सकता है न्याय पत्र को पढ़ने का इतना समय न मिल पाया हो, लेकिन आज वो पढ़ चुके हैं। मतलब जिस वक्त राहुल गांधी आराम कर रहे हैं उस वक्त भी उन्होंने नरेंद्र मोदी ने न्याय पत्र पढ़ा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट निकाला कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। फिर इशारा देखिए, सिर्फ इशारे जोड़ रहा हूं मैं। बिल्कुल इशारा जोड़ा जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से पुष्कर की सभा में जब वक्तव्य चल रहा था खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो बिल्कुल आक्रामक थे, कई मुद्दों को लेकर आक्रामक थे, और इशारों ही इशारों में जनता को उन्होंने समझाना भी चाहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और तमाम जो नेता थे वो भी उसी शैली में, अब जो जैसे नज़र आएंगे कल से, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, या जो तमाम मंत्री हैं, वो सब उसी शैली में चलते हुए नजर आएंगे। और ये इशारों की भाषा है जो एक मैसेज पहुंचाने की पूरी कवायद। इशारा बड़ा है, और ये इशारा स्वप्निल आपके खुद के सवाल से जुड़ा हुआ है। सुर्खियों से आगे में आपने सवाल पूछा था क्या ये बांटने वाला है जो कांग्रेस का स्टैंड है। अगर मुस्लिम लीग के साथ प्रधानमंत्री इस घोषणा पत्र को कांग्रेस के जोड़ते हैं तो उनका कहना यह है कि ये डिवीजन क्रिएट करने वाला है, देश को बांटने वाला है। खास तौर पर जातियों के ऊपर उनका कमेंट है। मुस्लिम लीग बोला, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं ये मुसलमानों पर ही है, और उसका रीजन है कल जब डिबेट चल रही थी राहुल, तो मैंने
अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या नाम लूं? कांग्रेस के प्रवक्ता साफ महसूस हो रहा था कि अपना ही मैनिफेस्टो अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है। अब अब उसमें आपने लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को नहीं सहेंगे। बहुसंख्यकवाद क्या? एक मंदिर का बन जाना बहुसंख्यकवाद है? लोग अगर अपने धर्म के नारे सड़कों पर खुलकर लगा रहे हैं तो क्या ये बहुसंख्यकवाद है? आप डिफाइन तो करो बहुसंख्यकवाद क्या है ना। आपने बहुसंख्यकवाद डिफाइन नहीं किया, फिर आपने बात की पोशाक की, अब आपने पोशाक लिख दिया। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा? वो सब अल्पसंख्यकों के कॉलम में ही, मुसलमानों के कॉलम में ही जब आपने पोशाक लिखा है तो जाहिर तौर पर आप स्कूलों के यूनिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप हिजाब की बात कर रहे हैं, मतलब किताब से ऊपर आप हिजाब को दे रहे हैं। आप आगे जब कानूनों की बात कर रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आप ट्रिपल तलाक कानून को वापस हटाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मुस्लिम लीग की छाप जो प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ी है उसी पे जोड़ी। उनका कहना ये है कि इससे डिवीजन होगा और मुस्लिम लीग, क्योंकि उस समय से मेरा मुस्लिम लीग से ताल्लुक ये है कि मुस्लिम लीग ने भारत के दो टुकड़े करने की कोशिश की थी धार्मिक आधार पे। आज ये भी जिस तरह का मैनिफेस्टो आपने देखा और हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो जातिगत आधार पर भी देश को बांटने की स्थिति पैदा कर सकती हैं या समाज को बांटने की स्थिति पैदा कर सकती हैं। उन्होंने जो इशारा किया, इशारे आपने कहा ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों तरह के इशारे हो सकते हैं। आपने उसको इस लिहाज से पढ़ा कि मुस्लिम के कॉलम में क्या है, मैंने उसको इस लिहाज से पढ़ा कि जातिगत कॉलम में क्या है। पर वो जो कॉलम्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेंगे जब उनको जवाब देना होगा उन्हीं सवालों का जो उन्हें खुद ने लिख दिए हैं। और राहुल अपना स्टैंड क्लियर करे ना। अब जैसे कहने का मतलब है कि कितने लोगों को ये जानकारी है कि हमारे ही देश के एक राज्य केरल, जहाँ के वायनाड से राहुल गांधी सांसद बन के आए और दोबारा अपनी वहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं, उस केरल में यूनिफॉर्म स्पेसिफिक है और उसी को फॉलो करना है ना। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी बार इस वाले मुद्दे को लेकर ये कोशिश की कि नहीं वहाँ पर भी पोशाक की। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है यूनिफॉर्म का मतलब? यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म का मतलब कोई परिधान थोड़ी है, कोई पोशाक नहीं, कपड़े नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म होना, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म या ना एक जैसा होना, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो एक जैसा होना है। गणवेश कहा जाता है। यूनिफॉर्म का हिंदी जो शब्द है शाब्दिक अर्थ होता है गणवेश, और गणवेश एक तय होता है, निर्धारित संस्था के अनुसार भी होता है, सरकार के अनुसार भी होता है। और जिस तरह से मीडिया की भी बात की जाए तो सब में अपने एक निर्धारित होता है कि भाई ये गणवेश है जो सबको पहन के आना है। और विदाउट यूनिफॉर्म जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो बिना गणवेश के, मतलब जो गणवेश तय है, निर्धारित है। स्कूलों में क्या है? लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है सभी बच्चों में एकता का सूत्र देना, कोई किसी से अलग नहीं है ये बताना। हाँ, लेकिन मेरा ये विषय है कि अगर राहुल गांधी केरल से आते हैं तो क्या उन्होंने कभी कहीं ये बताने की कोशिश की कि केरल में भी आप मुसलमान बच्चियां हिजाब पहन पाएं, इसके लिए कोई स्टेटमेंट दिया हो? आपने नहीं दिया। आज आप सडनली एक मैनिफेस्टो लेकर आते हैं और उसमें ये लिख देते हैं, तो उसके पीछे आपकी मंशा क्या है जिस पर आप कभी कुछ बोलते ही नहीं है? अरे भाई, उस दिन नुमानी का लेटर वो कह रहे थे ना राहुल गांधी मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो बोल दिया। आपने कहा कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे वो मैनिफेस्टो पढ़ के नहीं आए। ये भी तय करना होगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वो मैनिफेस्टो जो जिसमें उनकी खुद की बातें लिखी हैं वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप कह रहे हैं केरल में कमेंट क्यों नहीं करते, उन्होंने इस मैनिफेस्टो पर कमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? उन्होंने इस मैनिफेस्टो को लेकर के एक बड़े मंच से आकर के अपनी बात क्यों नहीं कही? ये तो सवाल अब जनता पूछेगी और विपक्ष को मौका मिल जाएगा कि जो बड़े नेता उन्होंने खुद ने अपना ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, और क्योंकि नहीं पढ़ा इसलिए वो आकर के अपनी बात रखने में असहज थे, इसलिए वो जयपुर नहीं आए, है ना। इसलिए वो कमेंट करने में भी असहज। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने आज तक उनको, आपने ये मुद्दा उठाया, उनके सामने ये मुद्दा उठाया भी गया होगा और कहा भी गया होगा कि आपको ये कहना चाहिए। दूसरी, वहाँ लेफ्ट पावर में है, आप वहाँ अपने अलायंस के साथ ही किस तरह से ऐसी बात कर सकते हैं? और वो एक वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ आप अपने अलायंस के साथ में ऐसे शब्द और ऐसी बातें करके उसी को कमज़ोर करेंगे। अभी कांग्रेस को लेफ्ट की ज़रूरत है कई जगहों में, है ना। तो वो कभी ये कहेंगी नहीं अभी सहयोगियों की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ें कह के वो अपना ही मामला खराब। मीडिया लाइन में मनोज भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बहुत अच्छी दोस्ती के पीछे भी कुछ राज होते हैं और बहुत अच्छी दुश्मनी के पीछे भी कुछ दोस्तियां होती हैं, है ना। आप मेरी बात को मनोज समझ रहे हैं। ये जो सीपीआई के साथ जो ये चल रहा है ना, ये कैसा है कि लव मैरिज में क्या होता है, यहाँ पे दो लोग हैं जो लव मैरिज कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ उसमें क्या होता है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने शादी की। अरेंज मैरिज में क्या होता है ना, आपको बताया जाता है कि आपको किससे शादी करें, तो फिर वहाँ पर जोड़ियाँ मर्जी की भी बन सकती हैं, बिना मर्जी की भी बन सकती हैं, बेमेल भी बन सकती है। ये बेमेल जोड़ी बनी है। अब मैं बताता हूँ क्यों। सीपीआई पूरी ताकत से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और वो भी वहाँ पे आप देखिए कैसे घेर रही है, सीपीआई कैसे घेर रही है, उसका बयान क्या है केरल में।
राहुल गांधी सीएए पर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करते? उन्होंने सीएए पर अपना खुद कुछ क्यों नहीं बोला? बिल्कुल स्वप्निल, इसको दो तरीके से देख पा रहा हूँ मैं जहाँ तक है। एक तो क्या है ज़रूरत, और जैसा मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खो लिया। अब किसी भी तरह से कुछ पाया जा सके। अब जिस तरह से सीपीआई वहाँ हमलावर हो रही है, तो वो सीपीआई वहाँ इस हमला को करके कुछ पाना चाहती है। आपने कर्नाटक के चुनाव देखे हों तो कांग्रेस ने एक बात कही थी वहाँ पर अपने कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। तो ये बात मुझे बहुत मतलब खली थी कि भाई ये शब्द कांग्रेस के लिए क्यों लेकर आई कि भाई बजरंग दल को बैन करेंगे। लेकिन वो तुरंत उनकी वहाँ चली। कर्नाटक में सरकार बनाने में कांग्रेस असफल हुई। हो सकता है ये रणनीति रही हो कांग्रेस के साथ मिलकर। आज कांग्रेस को ज़रूरत है, कल उनको ज़रूरत है, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये जो घोषणा मैनिफेस्टो है इसके अंदर मार्क सेक्शन भी है और उसकी भी झलक दिख रही है। यानी इसीलिए आपको याद होगा कल मैंने ये कहा भी था कि मार्क्सिस्ट कैसे इन चीजों पर मान गए, क्योंकि मार्क्सिस्ट विचारधाराएं कुछ चीजों को सपोर्ट नहीं करती तो नहीं करती। आजकल कम्युनिस्ट बड़े लचीले हैं। अब ये कम्युनिस्ट वाले कम्युनिस्ट कामरेड नहीं रहे, ये बड़े लचीले वाले हो गए जो सत्ता के साथ इधर उधर कहीं भी डोल जाते हैं। ये वो कम्युनिज्म नहीं है जो आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले हुआ करता था। कॉमरेड और कांग्रेस में दोनों में क का इशारा है। अब दोनों ही क से चालू हो रहे हैं, पर पहले कितना विरोधाभास था इन दो क में। क के साथ एक दिक्कत और है, वो क कब हो जाता है। हाँ, और देखना चाहिए। अच्छा नहीं, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, दिलीप कैमरा टर्न कर देख, वो भी वहां पे भी इशारे चल रहे हैं। खैर बहरहाल इशारों के साथ ही बातचीत की शुरुआत हुई थी। नाखून नहीं खाना चाहिए, अभी राहुल गांधी नाखून खा रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ हड़बड़ाहटें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आ रही हैं कि पार्टी की इंडिसाइसिवनेस उन्हें भारी तो ना पड़ जाए। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हालांकि विपक्ष के एकजुट होकर चुनाव लड़ने का एक बहुत स्वर्णिम इतिहास इसी देश ने देखा है, 77 का चुनाव, लेकिन 2024 का चुनाव 77 का चुनाव नहीं है। आपको ये बात इसलिए भी समझनी पड़ेगी क्योंकि तब पूरा विपक्ष एक था, अभी पूरा विपक्ष एक नहीं हुआ है। तब लोकतंत्र पर खतरा आया था, लोकतंत्र को खतरे में डाला गया था, लोकतंत्र की हत्या हुई थी। आज 2 सीएम की गिरफ्तारियों पर आप ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में आ गया है। आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये 77 का चुनाव नहीं है, और इसका सबसे बड़ा इशारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उस पर बीजेपी का जो वॉर है। और आप जो कह रहे हैं उसको शॉर्ट में कंप्लीट करें, फिर मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा। अब बिल्कुल जो बताना चाह रहा था, जिस तरह से विपक्ष पूरा एक हुआ है, आपने देखा होगा कि शिवसेना और कांग्रेस का कोई मतलब तालमेल, कभी बैठेगा एक छत के नीचे आएंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन सत्ता के लिए आए। और सपा और बसपा, जिसकी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि सपा और बसपा एक साथ आएंगे, लेकिन वो भी पिछले चुनावों में एक साथ आए। अब लोकसभा में हालांकि वो जो सपा का रुख अलग है और बसपा का रुख अलग है। कि ये जो विपक्षी गठबंधन है ये तेल में पानी मिलाने की कोशिश है, जो मिलता नहीं है। थोड़ी देर बैठता है, थोड़ी देर बीतती है और उसके बाद में जैसे ही वक्त, आपने कहा था ना, वक्त बीतता, तेल अलग पानी अलग। और देखिए अब समय का इशारा है कि आपसे इजाजत लेनी पड़ रही है। फिलहाल इतना ही। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।